कभी कभी इंडियन डेमोक्रेसी की कहानी एक ड्रामेटिक कोर्टरूम हियरिंग जैसी लगती है, जहां हर कैरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट लेकर स्टेज पे आता है। स्पॉटलाइट बदलती रहती है, लेकिन असली सवाल वही रहता है कि पावर किसके हाथ में होगी। 10 दिसंबर 2025 को ये सवाल और भी क्लियर हो गया जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने डिपोज करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल को सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस की वार्निंग के साथ चैलेंज किया। उनका सिंपल लेकिन हार्ड हिटिंग आर्ग्यूमेंट था that synchronizing elections may look neat on paper, but the framers of our constitution never wanted political accountability to be reduced to a single national event. यानी कि एक ही इलेक्टोरल साइकिल में पूरे देश को बांध देने का आइडिया इंडिया जैसे फेडरल रिपब्लिक की रूह से टकराता है। कपिल सिब्बल ने कमेटी को बताया कि इलेक्शंस को अलग अलग टाइमलाइंस पर रखने का एक ही मकसद था कि नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों लोगों के प्रति इंडिपेंडेंटली अकाउंटेबल रहे। अगर सब एक ही साइकिल में बने होंगे तो उनका कहना था वी विल बी रीडिजाइनिंग द वेरी आइडिया ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और इस डेपोजिशन का इम्पैक्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट का नहीं था, ये एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग थी, स्पेशली जब पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 को इंट्रोड्यूस करके वन नेशन वन इलेक्शन को लीगल फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। दिसंबर 2024 से बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास डिटेल स्क्रूटनी के लिए पड़ा हुआ है और पीपी चौधरी की चेयरमैनशिप में कमेटी ने डजन्स ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाकर इनपुट्स लिए हैं। बट कपिल सिब्बल का डिपोजिशन सबसे ज्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर रेज करने वाला मोमेंट बना, क्योंकि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को एक कंसेप्चुअल मिसअलाइनमेंट बताया जो फेडरलिज्म की फाउंडेशंस को वीकेन करेगा। आपको बता दूं कि एक रीसेंट डेवलपमेंट्स में जेपीसी का टेन्योर अब एक्सटेंड हो चुका है। दिसंबर 11, 2025 को लोकसभा में एक मोशन पास हुआ जिससे कमेटी का टेन्योर 2026 बजट सेशन के लास्ट वीक तक बढ़ाया गया है, इंडिकेटिंग दैट पार्लियामेंट इज इन नो हरी टू क्लोज द डिबेट। इस बीच एक पैरेलल पब्लिक कन्वर्सेशन भी गर्म है आफ्टर मल्टीपल एक्सपर्ट्स, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल थियोरिस्ट कमेटी के सामने अपनी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज रख चुके हैं। जैसे फॉर्मर सीजीआई यूयू ललित ने सजेशन दिया कि अगर साइमल्टेनियस पोल्स चाहिए तो एक फेज्ड या स्टेज्ड मॉडल बेटर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी कैन नॉट बी बिल्ट बाय टेयरिंग डाउन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स। फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई ने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के रूप में कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स और इलेक्शन कमीशन की प्रपोज्ड पावर्स पर कमेंट्री दी। एपी शाह ने क्लियरली कहा कि प्रपोजल रेजेस सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, जबकि हरीश साल्वे ने इस बिल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सपोर्ट की। दोनों सीनियर लॉयर्स के व्यूज एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, ये एक डीप गवर्नेंस रीस्ट्रक्चर है जो फेडरल पावर्स डायनामिक्स, अकाउंटेबिलिटी साइकिल्स और इवन वोटर बिहेवियर पैटर्न को चेंज करेगा। तो जब कपिल सिब्बल ने बोला दैट इंडिया इज टू डाइवर्स टू बी पॉलिटिकली सिंक्रोनाइज्ड, तब वो सिर्फ एक पॉलिटिकल क्रिटिक नहीं कर रहे थे, वो एक लार्जर हिस्टोरिकल नैरेटिव की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस, वन नेशन वन इलेक्शन का जीनियोलॉजी खुद बताती है कि ये आइडिया एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है। 2015 के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने पहली बार कर्टेलिंग स्टेट असेंबली टेन्योर्स जैसे अनथिंकेबल मेजर्स डिस्कस किए थे। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर यूनियन उन्हीं स्टेट्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रेगुलेट करे तो फेडरल ऑटोनॉमी एक फ्रिक्शन बनकर रह जाएगी। नीति आयोग के साइटेड स्टडी ने भी दिखाया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने पर 77% चांस होता है कि वोटर सेम पार्टी को स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पर वोट करेगा, यानी नेशनल नैरेटिव रीजनल इश्यूज को ओवरशैडो कर देता है। वाटर, कास्ट जस्टिस, इरिगेशन, लैंग्वेज ऑल आर ड्राउन्ड। एक्सपर्ट्स ने दिखाया कि हाई लेवल कमेटी का अनएक्सपायर्ड टर्म प्रपोजल और भी डिसरप्टिव है। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है मिड टर्म, तो जो नया इलेक्शन होगा वो फुल 5 ईयर टर्म के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा। ये भी एक स्ट्रक्चरल डिसइंसेंटिव बन जाता है। लेजिस्लेचर्स भी रिस्क लेने से डरेंगे क्योंकि पावर सिर्फ एक फ्रैक्चर्ड टाइमलाइन के लिए मिलेगी। अगर गवर्नमेंट 4 साल बाद गिरती है तो नया गवर्नमेंट सिर्फ 1 साल चलेगा, मेकिंग पॉलिसी मेकिंग अ नियर इम्पॉसिबल एक्सरसाइज। फिर आता है पॉलिसी पैरालिसिस आर्ग्यूमेंट, जो वन नेशन वन इलेक्शन सपोर्टर्स बार बार रिपीट करते आए हैं। कहते हैं कि एमसीसी से गवर्नेंस रुक जाता है, लेकिन इसे भी एक्सपर्ट ने इनकाउंटर किया ये कहते हुए दैट एमसीसी सिर्फ न्यू स्कीम्स अनाउंसमेंट को स्टॉप करता है, ऑनगोइंग वर्क को नहीं। एमसीसी को विलन बनाकर वन नेशन वन इलेक्शन को हीरो दिखाना एक वीक जस्टिफिकेशन लगता है, स्पेशली जब पुअर सेंट्रिक पॉलिसीज को पॉपुलिज्म बोलकर डिसमिस किया जाता है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन से पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल रहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन उन्हें 5 ईयर शील्ड दे देता है। एक्सपर्ट्स के लिए गवर्नमेंट के सेकेंडरी जस्टिफिकेशंस भी क्वेश्चनेबल लगते हैं,
स्वीडन, साउथ अफ्रीका, जर्मनी जैसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, पर वो या तो यूनिटरी स्टेट्स हैं या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पर ऑपरेट करते हैं। इंडिया जैसे फर्स्ट पार्ट द पोस्ट और मल्टी लेयर्ड फेडरल रिपब्लिक उनसे कंपेयर नहीं किए जा सकते। सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट भी फ्लॉड है कि अगर सीआरपीएफ वोटर्स की प्रोटेक्शन करे तो वही तो उनका काम है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस तो रिवर्स में एक्सपोनेंशियल ज्यादा सिक्योरिटी डिमांड करेंगे, रेजिंग फेयर ऑफ अ नियर मिलिट्री मोबिलाइजेशन अक्रॉस इंडिया। इस प्रपोजल के कंसर्न में फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट भी शेकी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जीडीपी 1.5% ग्रो करेगा। प्री 1967 और पोस्ट 1967 कंपैरिजन वीक है क्योंकि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही अलग था। इमरजेंसी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक डिसिप्लिन भी था, पर क्या वो ट्रेड ऑफ एक्सेप्टेबल था? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस चैप्टर से हमें कुछ लेसन सीखने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे अंडर एस्टिमेटेड इम्पैक्ट पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज पर होगा, यानी थर्ड टायर गवर्नेंस पर रहेगा। आर्टिकल 324A प्रपोज करता है कि लोकल बॉडीज को भी 100 डेज के अंदर लोकसभा साइकिल के साथ अलाइन कर दिया जाए। इससे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। लोकल इलेक्शंस का फोकस लोकल इश्यूज पर होता है, रोड्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। अगर उन्हें नेशनल इश्यूज के शेडो में डाल दिया जाए तो लोकल डेमोक्रेसी बिकम इररेलेवेंट। फिर एक्सपर्ट्स ने रेटिफिकेशन का बिग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी रेज किया। एचएलसी ने कहा है कि आर्टिकल्स 83 एंड 172 में अमेंडमेंट को स्टेट असेंबलीज की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं, पर आर्टिकल 368(2) क्लियरली बोलता है कि अगर अमेंडमेंट स्टेट्स के लेजिस्लेटिव पावर्स को अफेक्ट करे तो 50% रेटिफिकेशन मैंडेटरी है। स्टेट असेंबली का टेन्योर कट करना लेजिस्लेटिव पावर ही तो अफेक्ट करता है। इस लाइन को बाईपास करना फेडरल इक्वालिटी को इनडायरेक्टली नलिफाई करता है। पॉलिटिकल पार्टीज का स्टांस भी 3 क्लियर कैटेगरीज में स्प्लिट हो चुका है। बीजेपी इस प्रपोजल को मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के रूप में सपोर्ट करती है, ट्रीटिंग फेडरलिज्म एज अ वीकनेस जिससे यूनिफॉर्मिटी डिसरप्ट होती है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, ऑल दीज ब्लॉक्स वन नेशन वन इलेक्शन को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बोल रहे हैं। लेफ्ट पार्टीज ने तो वार्निंग दी है कि ये वन पार्टी स्टेट की तरफ पुश करेगा। तीसरी कैटेगरी में जेडीयू एंड टीडीपी जैसी पार्टीज हैं जो खुद रीजनल ऑटोनॉमी पर बनी थी, पर आज वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट कर रही हैं, मे बी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के खिलाफ। जेपीसी का टेन्योर एक्सटेंड होना इस डिबेट को और लेयर बनाता है। कमिटीज की सब्सटेंटिव रिकमेंडेशंस अब 2026 बजट सेशन तक आएगी। ये डिले सिग्नल करता है कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी इस प्रपोजल के पॉलिटिकल, लीगल और फाइनेंशियल और फेडरल रेमिफिकेशन से अनईजी है। एंड ऑफ द डे वन नेशन वन इलेक्शन डिबेट सिर्फ टाइमलाइंस का नहीं, पावर का है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन पास हो गया तो रिपब्लिक का स्ट्रक्चर एक कॉर्पोरेशन जैसे मॉडल में स्लिप कर सकता है, जहां वोटर्स शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, जिससे हर 5 ईयर एक एनुअल जर्नल मीटिंग अटेंड करने का राइट है, लेकिन बीच में बोलने का नहीं। इंक्वायरी यही है कि क्या इंडिया इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है, या फिर ये एक ऐसा सेंट्रलाइजिंग पुश है जो फेडरल इमेजिनेशन को साइलेंस कर देगा। आपको क्या लगता है?